एवरीवन, सो आज हमारा टॉपिक है एरिक्सन साइकोसोशल थ्योरी। आज हम इसको कवर करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सी टेट, एस टेट और जो भी टेट के एग्ज़ाम होते हैं, नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीएड का ये टॉपिक है और बीएड में आप थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी आप एज इट इज़ लिख सकते हो। एक नोट्स की तरह काम करेगा ये आपके। सो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो एरिक्सन ने एक थ्योरी दी थी साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी, कि साइकोसोशल डेवलपमेंट होता है इंसान का, वो कैसे होता है। जो एरिक्सन है वो फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी भी के नाम से भी जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है सीटेट में, तो इसको भी ध्यान रखना है। जो सिगमंड फ्रॉइड थे वो इनके टीचर थे और उन्होंने एक थ्योरी दी थी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, और उनकी थ्योरी से या उनके काम से वो काफ़ी इंस्पायर थे, काफ़ी मोटिवेट थे, और उन्होंने भी एक थ्योरी दी साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी। अब देखते हैं कि जो ये साइकोसोशल वर्ड है ये क्या है। साइकोलॉजी और सोशल दो वर्ड से मिलकर ये बना हुआ है। साइकोलॉजी मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पे। तो सोसाइटी कैसे अफेक्ट करती है किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को, उनके थॉट्स को, उनमें उनको बताया हुआ, उनको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है 8 स्टेजेस में एरिक्सन ने। तो चलिए देखते हैं 8 स्टेजेस कौन कौन से, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। सो 8 स्टेजेस हैं ये। सो फर्स्ट स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। यहाँ पे या तो ट्रस्ट बिल्ड होगा या फिर मिसट्रस्ट आ जाएगा। अगर ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा तो मिसट्रस्ट हो जाएगा। ये जो स्टेज है ये होती है इन्फेंसी से 18 महीने तक, मतलब 1 से 1.5 साल तक होती है। इसमें उम्मीद होती है बच्चों को, या तो जैसे ये होता है डेवलपिंग ए सेंस ऑफ ट्रस्ट इन केयर गिवर एंड द वर्ल्ड। वो वर्ल्ड या केयर गिवर, जैसे यहाँ पे हमारे इंडिया में होती है, उनकी माँ जो होती है, मम्मी जो होती हैं, वो उसके प्रति उम्मीद रखता है ये कि वो है मुझे पूरा सेफ रखेंगी। उनकी गोद में आके वो सेफ फील करते हैं, उनके पास आने की ही कोशिश करते हैं। जो भी लाइक सेंसिटिव होते हैं वो उनके प्रति एक ट्रस्ट वाला जो भरोसा वाली चीज़ है वो बनाते हैं, बिल्ड करते हैं इस टाइम पे। सो ये इन्फेंट वाली स्टेज है, यहाँ पे ट्रस्ट बनेगा उनका। अगर वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं तो मिसट्रस्ट क्रिएट हो जाएगा, और आगे वाली स्टेजेस हैं उनमें भी उनको प्रॉब्लम होती है। सो ये हो गया। एग्जाम्पल में भी यही दिया हुआ है कि जो केयर गिवर है वो कंफर्ट फील कराती है उनको और उनका ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करती है। सेकेंड स्टेज आ जाती है ऑटोनोमी वर्सेज सेम या डाउट। तो ऑटोनोमी में होता है टोडलर वाला जो स्टेज आता है बच्चे का, 18 महीने से 3 साल तक का बच्चा, वो आ जाएगी इसमें। विल मतलब चाहत, वो चाहता है कि वो सारे काम करे, उसको थोड़ी इंडिपेंडेंसी मिले और सेल्फ कंट्रोल हो, मतलब हर चीज़ें वो खुद से करना चाहता है। आपने खुद भी प्रैक्टिकली नोटिस किया होगा, कोई टोडलर होगा आपके घर में तो आपने देखा होगा आसपास कि वो सारी चीज़ें खुद करने की कोशिश करता है। लाइक स्लीपर खुद पहनने की कोशिश करेगा, खाना खुद खाने की कोशिश करेगा। हालांकि वो इतना अच्छे से कर नहीं पाता है, लेकिन उसका जो दिमाग जो वर्क करता है या वो जो चाहता है, खुद करना चाहता है, वो खुद का कंट्रोल चाहता है सारी चीज़ों पे, ना कि उसके लिए सारी चीज़ें कर करके दे। वो बंधा हुआ नहीं रहना चाहता। तो या तो उसमें ऑटोनॉमी आ जाएगी। अगर वो खुद नहीं कर पाता है तो उसको शेम वाली भावना आएगी उसकी। लाइक जैसे यहाँ पे पोटी ट्रेनिंग वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हो कि 3 साल तक के बच्चे जो होते हैं उनकी पोटी ट्रेनिंग कराते हैं। वो बच्चे भी खुद कोशिश करते हैं कि हम लाइक खुद पोटी कर पाए या इन चीज़ों को खुद ध्यान दे पाए, नहाने की भी कोशिश करता है वो। सो जिसमें जैसे ये चीज़ नहीं हो पाई कि वो अच्छे से उस ट्रेन नहीं कर पाया अपने आप को, तो क्या होता है, गड़बड़ा जाएगा सिस्टम। और अगर वो मान लो नहीं बता पाता है, कई बार बच्चे होते हैं पैंट में ही पोटी कर देते हैं, तो वो शेम वाली भावना आएगी, फिर उसमें उनको बुरा लगेगा और लाइक शर्मिंदा महसूस करेंगे वो। फिर देन थर्ड आता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये प्री स्कूल वाली एज है जिसमें 3 से 5 साल तक का बच्चा होता है और पर्पस होता है उनके पास एक, लाइक वो इनिशिएशन करेगा, अपना लर्निंग का प्लान बनाएगा और उसको कैरी आउट भी करेगा। उसमें ये स्टेज आ जाएगी कि वो किसी भी टास्क को कंप्लीट करेगा एक प्लान बना के, और चैलेंजेस है उनको फेस करेगा, मिस्टेक भी करेगा। तो इनिशिएटिव मतलब खुद इनिशिएट करना एक तरीके से, और गिल्ट उसमें तब आएगा जब वो कुछ मिस्टेक करेगा जो भी काम कर रहा है उसके अंदर। लाइक जैसे आप घर में भी बच्चों को देखते होंगे, उनके हाथ से कुछ चीज़ें छूट जाती है तो वो गिल्ट फील करते हैं, सॉरी फील करते हैं, एक तरीके से भाग जाते हैं वहाँ से या कहीं छुप जाएंगे, तो वो गिल्ट वाली चीज़ें दिखाती हैं ये सारी चीज़ें। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एक प्री स्कूल में एक टेबल सेट करना सिखा रहे हैं मान लो, और बच्चे के हाथ से प्लेट गिर जाती है, टूट जाती है एक्सीडेंटली, तो वो गिल्ट फील करता है उस टाइम पे। लेकिन टेबल सेट करना सीख रहा है, मतलब वो इनिशिएटिव कर रहा है खुद। ओके, सो ये आ जाएगा इसमें। देन फोर्थ स्टेज आती है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। ये स्कूल एज है, 5 से 12 साल तक होती है, और इसमें कॉम्पिटेंसी की भावना होती है एक तरीके से।
कि बच्चा कॉम्पिटिट करता है, स्किल्स वगैरह सीखता है, सोशली भी अच्छा बनने की कोशिश करता है, अपने पीयर ग्रुप जो होता है उसका फ्रेंड सर्कल होता है उसमें कॉम्पिटिट करता है कि मैं अपना होमवर्क अच्छे से करके लेके आऊँ, या गेम्स वगैरह में भी पार्टिसिपेट करता है कि मैं उस बच्चे से ज़्यादा आगे निकलूँ रेस वगैरह में, ठीक है। तो हर जगह पर उसकी कॉम्पिटिशन की भावना होती है। अगर वो कॉम्पिटिट नहीं कर पाता है, अगर वो एक ग्रुप में अच्छा नहीं कर पाता है, तो फिर क्या दूसरी फीलिंग आएगी, इन्फीरियोरिटी, मतलब वो अपने आप को नीचा समझने लगेगा कि मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता। ओके, तो दो ही चीज़ें होंगी इसमें, या तो वो कॉम्पिटिट करेगा, अच्छे डायरेक्शन में जाएगा, या अगर कॉम्पिटिट नहीं कर पाया तो फिर वो इन्फीरियोरिटी फील करेगा। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जैसे एक बच्चा है, वर्क हार्ड टू लर्न टू रीड एंड फील ए सेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड व्हेन दे सक्सेसफुली रीड ए बुक अलाउड टू देयर क्लासमेट। एक बच्चा है वो रीडिंग की प्रैक्टिस करता है घर बार बार, क्योंकि अगर क्लास में जाके वो रीडिंग करवाते हैं और बुक रीड अच्छे से कर देगा तो उसको अच्छा फील होगा, ओके, क्लासमेट के सामने। देन आती है फिफ्थ स्टेज, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है। अडोलसेंस वाली स्टेज आती है इसमें 12 से 18 साल तक की, और फिडिलिटी वाली भावना आती है इसमें, क्योंकि ये आइडेंटिटी क्राइसिस इसमें होते हैं। ये आइडेंटिटी क्राइसिस एक टर्म है जो एरिक्सन ने दी थी, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। इस स्टेज में खुद की सेल्फ या आइडेंटिटी के बारे में हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। रोल मॉडल क्या होगा हमारा, हम क्या करेंगे आगे जाके, कौन सा कैरियर चूज़ करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, किस ड्रेस में अच्छे लग रहे हैं। सो एडोलसेंस वाली एज में वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, हमें म्यूज़िक कौन सा अच्छा लग रहा है। टीनेजर वाली जो एज होती है ना, वो होती है एडोलसेंस वाली। सो इसमें या तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे अपनी आइडेंटिटी को, अगर नहीं कर पाए तो फिर कन्फ्यूज़न होगा हमें कि हमें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता, सब कुछ ही अच्छा लगता है, हम एक पर्टिकुलर चीज़ पे नहीं जा पाएंगे, अपना कैरियर भी इवन चूज़ नहीं कर पाएंगे। सो ये हो जाता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है, ये हमें ध्यान रखना है। देन सिक्स्थ स्टेज आती है इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन। ये यंग अडल्टहुड वाली एज है जिसमें 18 से 40 साल तक की जो एज ग्रुप होती है ह्यूमन की, वो आती है। और इसमें लव मतलब प्यार की उम्मीद करता है कोई भी जो ह्यूमन होता है या बच्चा होता है, वो इसमें क्लोज रिलेशनशिप या कमिटेड रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है। इसी स्टेज में एक अच्छा ग्रुप बनता है, या बेस्ट फ्रेंड वाली फीलिंग आती है, एक अच्छी फीलिंग आती है, बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं हम, या यूँ कह लो कमिट करते हैं एक तरीके से लाइफ लॉन्ग के लिए। जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, उसके लिए भी कमिट किया जा सकता है यहाँ पे, वो वाली फीलिंग होती है। या शादी वादी करते हैं, ओके, वो वाली चीज़ आ जाएगी इसमें सारी, कि मतलब हम किसी से क्लोज बॉन्ड बना रहे हैं और एक कमिटमेंट दे रहे हैं कि हाँ हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ, या जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो हम साथ रहेंगे, चाहे वो फ्रेंड्स हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, या जो भी रिलेशनशिप्स वो क्रिएट करता है वो, ओके। देन ये हो गया। देन सेवन्थ स्टेज आती है हमारी जनरेटिविटी वर्सेज स्टैग्नेशन। इस ये आती है मिडिल अडल्टहुड में, जो कि 40 से 65 साल की एज होती है। इसमें क्या होता है कि जनरेटिविटी मतलब जनरेट करना, प्रोडक्टिव करना एक तरीके से, कुछ हम जैसे बच्चे पैदा करना हो गया, इसमें शादी के बाद बच्चे पैदा होते हैं, उनको फिर स्कूल वगैरह भेजना हो गया, और मतलब एक अच्छे से उनकी केयर करना और उनको भी बड़ा करना एक तरीके से। सो इसमें वो वाली चीज़ें आ जाएंगी कि हम काम पे भी ध्यान दे रहे हैं, फैमिली भी अच्छे से बसाई हुई है हमने, और सोशली भी हम काफ़ी एक्टिव हैं। इसमें वो आ जाता है कि हम इतने दिनों से सोसाइटी में रह रहे हैं, सोशल जो एनवायरनमेंट है, जो भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, तो हमें सोसाइटी को कुछ लौटाना है। तभी तो सोसाइटी तभी तो बनी हुई है ना, कि मतलब एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन इस तरीके से चलती रहती है। तो जनरेट करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे लाइक बच्चे पैदा होते हैं और एक यंग जनरेशन पैदा होती है ओल्ड जनरेशन से। इसमें एग्जाम्पल है मिडिल एज अडल्ट मेंटर यंगर कोलीग एट वर्क शेयरिंग देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू हेल्प गाइड द नेक्स्ट जनरेशन। कि एक जनरेशन है वो दूसरी जनरेशन को हेल्प कर रही है, शेयर कर रही है अपनी नॉलेज, तभी तो नॉलेज ट्रांसफ़र हो रही है। इसमें वो वाली चीज़ें भी आ जाएंगी, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से कंट्रीब्यूशन देते हैं हम सोसाइटी को। तो अगर या तो सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन देंगे, एक्टिव रहेंगे इस चीज़ में, या फिर स्टैग्नेशन वाली फीलिंग आ जाएगी कि आप वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, या करने लायक नहीं हो, या कैपेबल नहीं हो, ओके। ये दूसरी चीज़ आ जाएगी इसमें। देन एट्थ है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। ईगो इंटीग्रिटी में होता है कि 65 प्लस एज होती है, ओल्ड एज चली जाती है, ये लेट एडल्टहुड, और विजडम से इसको डिफाइन किया गया है पूरी स्टेज को।
सो इसमें क्या होगा कि आप जब ओल्ड एज में चले जाते हो तो आप रिफ्लेक्ट बैक करते हो अपनी लाइफ को कि मैंने पीछे पीछे मतलब क्या किया है अपनी लाइफ में, क्या क्या अचीव किया है, क्या मैं अच्छे से कर पाया हूँ, क्या नहीं कर पाया हूँ। सो अगर आप फर्स्ट स्टेज से 7th स्टेज तक अगर सब कुछ अच्छा अच्छा करते गए हो, मान लो आपको किसी चीज़ का ऐसा मलाल नहीं है, आपने लाइक अपनी लाइफ है वो काफ़ी अच्छे से जी है, सब कुछ सीखा है, कॉम्पिटेंट भी रहे हो आप, जनरेटिव भी रहे हो, एक मीनिंगफुल लाइफ जी है आपने, तो आप सेटिस्फाइड रहते हो। अगर आपने वो चीज़ें नहीं की है, आप डिससेटिस्फाइड हो, तो आप डेस्पेयर फील करोगे फिर। ओके, सो ये जो वर्सेस है मतलब दोनों में से एक कंडीशन तो रहेगी ही रहेगी कि आप किस में क्या फील करोगे। एग्जाम्पल भी है, जैसे कोई ओल्डर अडल्ट है, वो अपनी स्टोरीज और लाइफ लेसन्स है वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बता रहा है, ठीक है, और तरीके से पास कर रहा है विजडम फ्यूचर जनरेशन को। तो जैसे आपकी ग्रैंड चिल्ड्रन तक भी हो गए हैं, आप उनको अपनी लाइफ की स्टोरीज बता रहे हो, उनको कुछ सिखा रहे हो, नया मतलब अच्छा बता रहे हो, आप अपना आपने वो चीज़ें अचीव की है कि आप बता पा रहे हो उनसे। तो ये चीज़ें थी इसमें। 8 स्टेजेस हैं इसमें, आठों की आठों बहुत अच्छे से पूरे लाइफ स्पान को डिफाइन कर देती है, और हर एक स्टेज है वो लाइक उनके अलग अलग क्राइसिस हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं हर स्टेज में, उनको क्लियर करते हुए भी अगली स्टेज पे आता है इंसान। इसमें कुछ टर्म्स यूज़ की गई है, उन टर्म्स को भी हमें ध्यान रखना है। एक है एपिजेनेटिक प्रिंसिपल। एपिजेनेटिक प्रिंसिपल होता है, जैसे इन्होंने 8 स्टेजेस दिए ना, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तो उन स्टेजेस का वही फॉर्मेशन रहेगा, ऐसे शफल नहीं कर सकते हम। एक स्टेजेस के बाद ही दूसरी स्टेज पे जाएगा कोई भी इंसान जिसमें डेवलपमेंट हो रहा है। इसमें होता है डेवलपमेंट प्रोग्रेस थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेजेस, एक सीरीज रहेगी, पर्टिकुलर वही सीरीज फॉलो होगी इसमें। ईच स्टेज हैज़ ए स्पेसिफिक चैलेंज और क्राइसिस दैट मस्ट बी रिजोल्व। हर एक स्टेज है उसके चैलेंजेस या क्राइसिस है जिनको रिजोल्व करना जरूरी है। द रिजोल्यूशन ऑफ ईच क्राइसिस इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू नेविगेट फ्यूचर स्टेज। जो भी मान लो दोनों में से एक चीज़ होगी, और दोनों में से जो भी ऑप्शन वो चूज़ करेगा, जिस भी कैटेगरी में रहेगा, वो जो फ्यूचर स्टेज होगी पूरी उसी पे डिपेंड करेगी। ओके, देन आता है आइडेंटिटी फॉर्मेशन। ये मैंने बताया था कि आइडेंटिटी क्राइसिस जो टर्म है वो एरिक्सन ने दी थी, ये याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछी जाती है, सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है मेनली उसमें। सो ये हमें ध्यान रखना है कि ये टर्म किसने दी थी, एरिक्सन ने दी थी। क्यों दी थी, क्योंकि इसमें क्या है, काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, सेल्फ डाउट होता है, एक लाइक क्राइसिस होते रहते हैं थॉट्स के बीच में कि मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करूँ, कहाँ पे जाऊँ, क्या करना है, क्या आगे डिसाइड करना है, किसके साथ रिलेशनशिप में रहना है, लाइक बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं इसके अंदर। ओके, तो अगर कोई अच्छा, ये कन्फ्यूज़न है वो अच्छा है वैसे, क्योंकि वो अच्छा डेवलपमेंट लाते हैं। हम 10 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज़ करेंगे जो हमारे लिए बेस्ट होगा, सो वो वाली चीज़ भी अच्छी है। सो यहाँ पे क्राइसिस बहुत ज़्यादा होते हैं इस वाली स्टेज में, इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस बोला है। और आइडेंटिटी फॉर्मेशन मेन स्टेज है, हम अपने आप को खुद को ढूंढते हैं यहाँ पे, तो वो चीज़ आ गई इसमें। देन एक टर्म है साइकोसोशल मोराटोरियम। तो इसमें क्या होता है, मोराटोरियम मतलब कि जब एडोलसेंस वाली एज होती है, हम अपना आइडेंटिटी फॉर्मेशन वाली स्टेज में रहते हैं, तो हम अलग अलग रोल्स, अलग अलग आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं उन पे, और लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं करते कि हाँ मुझे यही चीज़ करनी है, मुझे यही चीज़ बनना है, मुझे यही सब्जेक्ट लेना है। तो हम एक लंबा टाइम खींचते हैं उसमें, 5-7 साल का जो टाइम पीरियड होता है उससे भी ज़्यादा लंबा टाइम खींचते हैं उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, एक्सप्लोर करते रहते हैं अलग अलग रोल बिना किसी कमिटमेंट के। तो ये हमें लाइन याद रखनी है कि एक्सप्लोर वेरियस रोल्स एंड आइडेंटिटी विदाउट मेकिंग लास्टिंग कमिटमेंट्स। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मैंने नेट के एग्जाम में ये देखा है क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है, एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट रोल्स एंड वैल्यू, अलग अलग रोल वैल्यू के साथ हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। डिले हो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट इसकी वजह से, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ में कमिट ही नहीं कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आएगी। डेवलपमेंट ए क्लियर सेंस ऑफ सेल्फ बिफोर मेकिंग लॉन्ग टर्म डिसीजन। अगर कोई लंबा मतलब ऐसे कोई डिसीजन लेना है या कमिटमेंट करना है हमें किसी से, तो हम अपने आप को पहले क्लियर करते हैं, हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पहले हम क्लियर करेंगे उसके बाद कमिट करेंगे इस वाली स्टेज में। देन इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आ जाती है। स्ट्रेंथ क्या क्या है, ये लाइफ स्पान प्रोस्पेक्टिव है, एक तरीके से पूरी लाइफ है, जो डेवलपमेंट है पूरी लाइफ का वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। सोशल एंड इमोशनल फोकस है कि लाइक जो भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं सोशल इंटरेक्शन या इमोशनल उसमें, तो उनको हम यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि 8 स्टेजेस से हमें पता लग गया है कि भाई किस स्टेजेस में क्या क्या चीज़ें आएंगी। कल्चरल अडेप्टेबिलिटी है कि ये मतलब अलग अलग कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है। इन्फ्लुएंशियल मॉडल है कि अंडरस्टैंड मतलब हेल्प करता है ये हमें, साइको सोशल डेवलपमेंट है उसको समझने में। तो हम अपनी जो लाइफ है उसको
ज़्यादा रिजोल्व कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि हाँ भाई इस स्टेज में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ये चीज़ें हम समझ सकते हैं। वीकनेस क्या है कि स्टेज बेस्ड रिजिडिटी है, हर स्टेज में एक पर्टिकुलर चीज़ बताई गई है, एक एज ग्रुप बताया गया है और एक करेक्टरिस्टिक बताई गई है कि इस एज ग्रुप में यही चीज़ें आएंगी स्टेज में, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो रिजिडिटी आ गई, फ्लेक्सिबल नहीं है ये। कल्चरल बाइज्ड है, ये वेस्टर्न जो कल्चर है वहाँ पे ये थ्योरी डेवलप की गई थी, तो वेस्टर्न नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये थ्योरी डेवलप की गई है, यूनिवर्सल नहीं है। अब कुछ ऐसे एरियाज़ या ट्राइबल एरियाज़ वगैरह कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसमें ये जो थ्योरी है वो फिट ना बैठे। जेंडर बाइज्ड है, पहले क्या होता था कि मेल के जो एक्सपीरियंस होते थे उन पे ही ज़्यादा फोकस किया जाता था, लाइक मेल ही होते थे, फीमेल्स को तो वैसे भी दबा के रखा जाता था घर के अंदर ही, उन पे ज़्यादा वर्क ऐसे स्टडी हुई नहीं। सो ये मेल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है जो ये थ्योरी है। फीमेल के एक्सपीरियंस पे बेस्ड अगर कुछ ऐसा रिसर्च करके बनाया जाए तो वो डिफरेंट हो सकता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है इसकी, कि मतलब हम कैसे अपनी एजुकेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इंडिविजुअलाइज लर्निंग कर सकते हैं। हमें पता है कि सब अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग साइको सोशल जो स्टेजेस हैं उन पे अलग अलग लाइक बच्चों की वो हो सकती है, करेक्टरिस्टिक हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो टीचिंग के मेथड्स हैं, जो पेडागोगी है, स्ट्रेटजीज हैं, वो चेंज कर सकते हैं। लाइक अर्ली चाइल्डहुड के लिए अलग होगा, प्री स्कूल स्कूल के लिए अलग होगा, अडोलसेंस के लिए अलग होगा। सपोर्ट फॉर आइडेंटिटी फॉर्मेशन, हमें पता है कि अडोलसेंस में आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, तो हम अडोलसेंस वाली एज में बच्चों की हेल्प कर सकते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है। सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ एक्सप्रेशन में उनको मतलब एक तरीके से एनकरेज करेंगे कि भाई तुम अपना खुद का ढूंढो, अपने आप को एक्सप्रेस करो, तो जिससे वो मतलब अपनी आइडेंटिटी को अच्छे से, अपने सेल्फ को अच्छे से पहचान पाए। सोशल इमोशनल लर्निंग कि ये हाईलाइट करती है ओबियसली सोशल और इमोशनल लर्निंग को। तो हम जो उनके इंट्रापर्सनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या जो भी बॉन्ड होते हैं उनको हम समझ सकते हैं और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, ट्रस्ट बिल्ड वगैरह कर सकते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, ये लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, पूरी लाइफ को इन्होंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, पूरी लाइफ स्पान को कि कैसे कैसे किस स्टेज में क्या होगा। तो ये चीज़ हो सकता है। एक टेबल यहाँ पे दी गई है, आप इस टेबल के थ्रू अच्छे से समझ सकते हो। इस टेबल को याद कर लो, आपको पूरा पैराग्राफ जो भी मैंने इतना बड़ा समझाया है वो सारा इसके अंदर ही कवर हो जाएगा कि किस स्टेज में कौन सी कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, क्या इवेंट होते हैं और आउटकम क्या है उसकी। ओके, अर्ली चाइल्डहुड है, जैसे ऑटोनॉमी, शेम, डाउट, इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह कराई जाती है, एक्सप्लोर करते हैं बच्चे फिर। ओके, और ये फीडिंग वगैरह भी देख सकते हो, जैसे इन्फेंसी है वो फीडिंग के थ्रू अपने आप को ज़्यादा सेफ फील करता है जिस इन्फेंसी वाले टाइम पीरियड में रहता है। तो ये एक टेबल है, इसको याद कर सकते हो। पूरी थ्योरी का एक सार है, समरी दी हुई है ये टेबल। ओके, सो ये हो गई आज की क्लास और आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। सो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।